सुपर पावर कहा जाने वाला अमेरिका आर्थिक रूप से संपन्न देशों में गिना जाता है। दुनिया के सभी बड़े वित्तीय संस्थानों में अमेरिका का दबदबा है। जब भी किसी देश में आर्थिक संकट आता है तो वो अमेरिका से मदद मांगता है, और वही अमेरिका आज डिफॉल्ट होने की कगार पर आ गया है। आइए जानते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका इन दिनों एक संकट में घिरा हुआ है। अमेरिका का राजकोषीय भंडार खत्म होने की कगार पर है। यूएस ट्रेजरी ने 3 महीने पहले से ही चेतावनी दी थी कि अमेरिका सरकार ने कर्ज यानी कि उधार लेने की तय सीमा को पार कर लिया है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका सरकार के पास अब अपने बिलों का भुगतान करने और अपने कर्ज चुकाने के लिए खजाने में पैसे नहीं बचे हैं। ट्रेजरी की चेतावनी के बाद से ही अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा है कि राजकोषीय भंडार को बरकरार रखा जाए, जिससे सरकार अपने बिलों का भुगतान जारी रख सके। लेकिन देश की दोनों प्रमुख पार्टियां इसका हल नहीं ढूंढ पाई हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने भी पिछले हफ्ते चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिका डिफॉल्ट होता है तो पूरे विश्व में आर्थिक संकट आ सकता है और इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। IMF की कम्युनिकेशन डायरेक्टर जूली कोजैक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अगर अमेरिका डिफॉल्ट होता है तो इससे पहले अमेरिका को ही नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। पिछले सप्ताह अमेरिकी ट्रेजरी ने चेतावनी भी दी थी कि जून में आने वाले बिलों का भुगतान करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं होंगे। यूएस ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन ने अमेरिकी कांग्रेस को एक पत्र लिखते हुए सरकार को आगाह किया था कि खजाने में पैसे की कमी के कारण हम जून में अमेरिकी सरकार पर बकाया भुगतान नहीं कर पाएंगे। ऐसे में बाइडेन सरकार कर्ज लेने की सीमा को बढ़ाए, जिससे अगले महीने का बिल भुगतान किया जा सके। अमेरिका में कर्ज लेने की लिमिट तय है। इसे बढ़ाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संसद के 4 शीर्ष नेताओं को व्हाइट हाउस में बुलाया था। मंगलवार को रिपब्लिकन पार्टी के नेता और हाउस के स्पीकर केविन मैकार्थी सहित कई नेताओं के साथ बाइडेन ने बैठक की। क्या वाकई डिफॉल्ट हो जाएगा अमेरिका? यूएस ट्रेजरी ने संसद को लिखे अपने लेटर में स्पष्ट कर दिया है कि भुगतान जारी रखने के लिए सरकार को कर्ज लिमिट बढ़ानी होगी। लेकिन इस मुद्दे को लेकर अमेरिका की दोनों प्रमुख पार्टियां रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पूरी तरह से बटी हुई है। राष्ट्रपति जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी कर्ज सीमा बढ़ाने के पक्ष में है, लेकिन कर्ज सीमा बढ़ाने वाला बिल काफी समय से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में लटका हुआ है। दरअसल अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि अपर हाउस में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के पास बहुमत है। रिपब्लिकन पार्टी का कहना है कि हम बिल पास कर सरकार को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि बाइडेन सरकार भी बजट में महत्वपूर्ण कटौती के लिए तैयार हो। वहीं सरकार ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। बाइडेन सरकार का आरोप है कि बिल पारित नहीं हो, इसके लिए रिपब्लिकन्स तिकड़म अपनाकर अपने पॉलिटिकल एजेंडे को बढ़ावा दे रहे हैं, ताकि डिफॉल्ट होने की तारीख के नजदीक आने के दबाव में उनकी सरकार विपक्षी पार्टी के खर्चों में कटौती की शर्त को मान ले। इसके बाद ट्रंप की पार्टी ने कुछ शर्तें रखी। अप्रैल में रिपब्लिकन्स ने कर्ज सीमा बढ़ाने की अनुमति वाला ये विधेयक इस शर्त पर पारित किया था कि इसके बदले 1 दशक में खर्च में $4.8 ट्रिलियन की कटौती की जाएगी। बाइडेन सरकार ने खर्च में कटौती वाली शर्तों के साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया था। डिफॉल्ट की समय सीमा नजदीक आ जाने के बावजूद रिपब्लिकन्स बाइडेन सरकार पर दबाव बनाने के लिए अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं। रिपब्लिकन्स इससे पहले 2011 में भी दबाव की राजनीति करने में सफल रहे थे और डिफॉल्ट होने से 72 घंटे पहले सरकार को खर्च में कटौती करने पर मजबूर होना पड़ा था। अगर कर्ज सीमा नहीं बढ़ाई जाती है तो दोनों पार्टियों के बीच गतिरोध जारी रहता है, तो अमेरिका अर्थव्यवस्था के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकता है। आइए समझते हैं कि क्या है कर्ज सीमा। कर्ज सीमा वो तय राशि है जहां तक अमेरिकी सरकार सामाजिक सुरक्षा, चिकित्सा और सेना जैसी सेवाओं के भुगतान के लिए उधार ले सकती है। हर एक साल सरकार टैक्स, सीमा शुल्क और अन्य माध्यमों से राजस्व जुटाती है, लेकिन खर्च उससे ज्यादा करती है। ये घाटा साल के अंत में देश के कुल कर्ज में जुट जाता है। ये कर्ज प्रत्येक साल लगभग 400 बिलियन से $3 ट्रिलियन तक होता है।
कर्ज लेने के लिए ट्रेजरी सरकार बॉन्ड जारी करती है। इस कर्ज को ब्याज सहित वापस भुगतान करना होता है। एक बार जब अमेरिकी सरकार इस कर्ज लिमिट तक पहुंच जाती है तो ट्रेजरी और बॉन्ड नहीं जारी कर सकती। इससे सरकार के पास पैसे की कमी हो जाती है। इस कर्ज लिमिट को निर्धारित करने की जिम्मेदारी अमेरिकी अपर हाउस कांग्रेस के पास है। 1960 के बाद से अमेरिकी इतिहास में अब तक 78 बार कर्ज लिमिट को बढ़ाया गया है। कई बार कर्ज सीमा को निलंबित भी किया जा चुका है। जरा सोचिए कि अमेरिका डिफॉल्ट हुआ तो क्या होगा। अमेरिका इससे पहले कभी भी डिफॉल्ट नहीं हुआ है, तो अगर अमेरिका डिफॉल्ट होता है तो वाकई में इसकी भविष्यवाणी करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये बात साफ है कि ऐसा होने पर अमेरिका और पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन ने इस साल की शुरुआत में संसद को लिखे पत्र में कहा था कि अगर अमेरिका भुगतान करने से चूकता है तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था, अमेरिका के लोगों की आजीविका और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। निवेशकों का अमेरिकी डॉलर पर से विश्वास उठ जाएगा, जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था तेजी से कमजोर हो जाएगी। कंपनियां नौकरियों में कटौती करेगी। इसके अलावा अपनी सभी योजनाओं को जारी रखने के लिए अमेरिकी सरकार के पास रिसोर्सेज नहीं होंगे। तो अब सवाल आता है कि अमेरिका का खर्च इतना ज्यादा क्यों है? किसी भी देश का कर्ज तब बढ़ता है जब सरकार राजस्व से ज्यादा पैसे खर्च करती है और खर्च की तुलना में राजस्व में कमी आ जाती है। अमेरिकी कर्ज भी कुछ इसी तरह का है। अमेरिकी इतिहास में हमेशा से देश पर कुछ न कुछ कर्ज रहा है, लेकिन 80 के दशक में राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन की ओर से टैक्स में भारी कटौती की गई। टैक्स में कटौती के बाद सरकार के राजस्व में कमी आ गई और खर्च करने के लिए ज्यादा कर्ज लेने की जरूरत पड़ने लगी, जिससे अमेरिका पर कर्ज काफी तेजी से बढ़ने लगा। कर्ज को कम करने के लिए सरकार ने 90 के दशक में शीत युद्ध की समाप्ति के बाद रक्षा बजट में कटौती की अनुमति दी। इसके बाद अमेरिकी राजस्व में वृद्धि भी हुई, लेकिन फिर 2000 के दशक की शुरुआत में .com बुलबुला आया, जिससे अमेरिका में मंदी आ गई। 1990 के दशक में .com कंपनियों में इन्वेस्ट करके अमेरिकी बहुत ज्यादा मुनाफा कमा रहे थे, लेकिन तेजी से ग्रो कर रही कंपनियां कई बार वर्षों तक घाटे में रहती हैं। .com कंपनियों के साथ भी यही हुआ। साल 2000 में चीजें बिल्कुल अलग रही और .com कंपनियों का शेयर काफी गिर गया। इससे कई अमेरिकी निवेशकों का पैसा डूब गया। इसे ही .com बुलबुला कहा जाता है। मंदी से उबरने के लिए तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने 2001 और 2003 में 2 बार टैक्स में कटौती की। इसके अलावा इराक और अफगानिस्तान में युद्ध के दौरान अमेरिका ने लगभग $6 ट्रिलियन खर्च किए, जिससे एक बार फिर अमेरिकी कर्ज में बढ़ोतरी हुई। इसके बाद 2008 में भयंकर मंदी आ गई। मंदी के कारण अमेरिका में बेरोजगारी दर 10% तक पहुंच गया। इस वजह से सरकार को एक बार फिर बैंकों को उबारने और सोशल सर्विस पर भारी रकम खर्च करनी पड़ी। देश की अर्थव्यवस्था की पटरी लौट ही रही थी कि 2017 में डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने टैक्स में एक बड़ी कटौती की घोषणा की। ट्रंप के कार्यकाल के दौरान अमेरिकी कर्ज में लगभग $7.8 ट्रिलियन की बढ़ोतरी हुई। उसके बाद कोविड महामारी आ गई। महामारी से उबरने के लिए सरकार ने लगभग $5 ट्रिलियन खर्च किए। आखिर अमेरिकी सरकार इतना पैसा कहां खर्च करती है? अमेरिकी सरकार के बजट का एक बड़ा हिस्सा सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा जैसे जरूरी वेलफेयर स्कीमों पर खर्च होता है। अमेरिकी ट्रेजरी के वेबसाइट पर मौजूद डाटा के अनुसार सरकार के कुल वार्षिक बजट का लगभग आधा हिस्सा इन्हीं वेलफेयर स्कीमों पर खर्च होता है। बजट का 12% हिस्सा सरकार मिलिट्री पर खर्च करती है। इसके अलावा शिक्षा, एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग, पेंशन और सेवाओं पर भी एक बड़ा हिस्सा खर्च होता है। इसे आसान भाषा में यूँ समझ सकते हैं कि अमेरिकी सरकार मेजरली 2 कैटेगरीज में पैसा खर्च करती है। पहली कैटेगरी में कर्ज और ब्याज
अदायगी है और दूसरी में देश का और खर्चा। अगर सरकार किसी बिल का भुगतान सरकारी शटडाउन या भुगतान विनियोग के कारण नहीं कर पाती है, तब वो डिफॉल्ट नहीं कहलाती है। भुगतान विनियोग वो स्थिति है जब सरकार किसी खास मकसद से बजट का एक हिस्सा अलग कर देती है। और 2013 में सरकारी शटडाउन के कारण अमेरिकी सरकार बिल का भुगतान नहीं कर पाई थी। आपकी इस मामले में क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल खबर बेबाक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।